ख्याल से आपका पहला कार्यक्रम है भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। मुबारक हो। दूसरा है जैसे आप लोगों ने बताया, हम लोग आपका जो पूरा आंदोलन रहा उसको हम लोग दूर से लेकिन उस तरह से जुड़े हुए थे इमोशनली, और जब जब हम पार्टिसिपेट कर सकते थे हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही एग्जेम्पलरी तरीके से ये चला। आप लोगों ने जिस तरह से रेजिस्ट किया और टीचर्स और स्टूडेंट्स से मिलकर रेजिस्ट किया, ये जो JNU के ऊपर अटैक हुआ और हो रहा है, चल रहा है। काफ़ी चीज़ें उमर ने ऑलरेडी कह दी हैं तो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बस एक थोड़ा सा जो पर्सपेक्टिव दिया कि हिस्टोरिकली जो हमारे यहाँ हो रहा है वो पूरी दुनिया में चल रहा है और हम उसका एक एग्जाम्पल है। इट्स अ फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू लिबरल जो अटैक है। कॉलोनियल पावर्स कभी छोड़ के नहीं गए, हमें दूर से कंट्रोल करते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बदल के WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। स्कूल एजुकेशन को अटैक किया गया। पहले जो लोन्स लिए गए उनमें क्लॉजेस लिखे गए कि आपको इतने टीचर्स की क्या ज़रूरत है, आप 2 टीचर पर स्कूल, 1 टीचर पर स्कूल करके चला लीजिए काम। आपको ट्रेन टीचर्स की क्या ज़रूरत है, आप पैरा टीचर्स को लगा लीजिए। इस तरह के जो कंडीशंस लगाते रहे। ऑलरेडी जो हमारी कंट्री के जो इलीट रूल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं था कि आम जनता को एम्पावर किया जाए, क्योंकि हेजेमनी आपकी चली जाएगी। तो हमारा जो एक पुराना 5000 साल से जो एक डीप रूटेड अपर कास्ट मेंटालिटी और जो एलिटिस्ट रूरल कल्चर रहा है, और उसमें जो कम्युनलिज्म को डिवाइड को बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट किया हमारे ब्रिटिश रूलर्स ने जाते जाते, ये सब का जो रिच मिक्स था। उसके बाद जो जिस तरह का हमारा यहाँ पे रूलिंग एलीट आया, उनकी वो कमिटमेंट कभी भी नहीं रही कि जेन्युइन तरीके से यहाँ पे फ्रीडम, डेमोक्रेसी आए, एम्पावरमेंट आए। हालांकि शुरू में ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस खोले गए। इस वजह से स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि हिंदुस्तान में जेन्युइन डेमोक्रेसी लाने के लिए ये क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, हर छात्र के लिए। तो बोथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन, ये कमिटमेंट था। इसके लिए एक सर्टन बजटरी प्रोविजन होना जरूरी था, वो कभी किया नहीं गया। 6% की बात होती थी, लेकिन उसका बैकलॉग इतना हो गया कि आप कहते हैं कि 15% से कम में नहीं चलेगा। लेकिन आपने 4% कभी क्रॉस नहीं किया, तो 3%, 3.2% अभी चल रहा है GDP का, तो प्रायोरिटी कभी भी नहीं गई। और उसके बाद जिस तरह से हमारे कंटिन्यूसली अटैक शुरू हुए, जो हेल्थ और एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने की मुहिम पूरी दुनिया में चल रही थी, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ये हैं, मैक्सिमम मुनाफा कमाया जा सकता है और कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल कर लेंगे माइंड को, आप थिंकिंग को, तो आप अपनी हेजेमनी को कंटिन्यूसली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो काफ़ी एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया कि जब पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उसके बाद आपने पहले स्कूल एजुकेशन को देखा डिस्ट्रॉय होते हुए, और उसके बाद आप मतलब शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि कितने लाख स्कूलों में एक टीचर है, बल्कि बहुत सारे जिसमें 0 टीचर है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हमको दिखाई जाती हैं, हम राजस्थान जाते हैं, ये बिल्डिंग स्कूल है, यहाँ पे एक ही टीचर नहीं है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ स्कूल विदाउट अ टीचर? तो ये डिस्ट्रॉय जानबूझ के किया गया, और बहुत सारी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग रहा। इस पर उसके बाद हायर एजुकेशन को जो अटैक किया, एक के बाद एक हमारी जो चाहे वो बिरला अंबानी रिपोर्ट है, और जो WTO में 2005 में कमिटमेंट कर दिया है सरकार कि हम इसको गैप्स में डालेंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड सर्विसेज, और हायर एजुकेशन विल बी अ कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस। और उसमें जो ट्रीटी कहती है कि जो जितने भी कंट्रीज या प्राइवेट प्लेयर्स कोई भी इसमें सिग्नेचरी होता है तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि आप अगर सबको सब्सिडी नहीं देंगे तो आपको डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे हम सब यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, उनको भी सब्सिडी नहीं मिल सकती है। तो उस सब्सिडी को रिड्यूस करके ज़ीरो करने के लिए पूरी मुहिम चलेगी, कैसे फंडिंग रिड्यूस की जाए। तो आप देखते हैं एक तरफ से टीचर्स अपने सर्विस कंडीशंस के लिए भी लड़ते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन अगर करना है टैलेंट का तो सर्विस कंडीशंस को अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। लेकिन लगातार ना परमानेंट अपॉइंटमेंट जो हमारे छात्रों को भी अफेक्ट करता है, स्पेशली जो आना चाहते हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, क्या उनकी क्या प्रॉस्पेक्ट्स रह जाएंगे। तो एक तो परमानेंट अपॉइंटमेंट्स पूरी तरह से बंद कर देना, लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं, और कौड़ियों के दाम टीचर्स को रखा जा रहा है, 5,000, 8,000, 10,000 डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यूर इन।
हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000 में से 5,000 टीचर्स एडॉप्ट चल रहे हैं, तो सारे रूल्स के रेगुलेशंस के खिलाफ है, लेकिन इस तरह से किया जा रहा है। प्रमोशंस बंद पड़े हैं, 8-8, 9-9, 10-10 साल हो गए टीचर्स को। जो प्रमोशन हम लोगों ने 109 दिन की हड़ताल लड़ के जीता था, वो प्रमोशन आज बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। पेंशन बंद किए हुए हैं, टीचर्स, रिटायर्ड टीचर्स आर डेस्टिट्यूट टुडे, वो अपने मेडिकल बिल्स नहीं पे कर पा रहे हैं, दे डाइंग, they are not able to make ends meet because pensions have been stopped. Never mind courts of law, judgments, ये सब कुछ नहीं, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो this is what is happening in universities, and to quell the protest आपका continuously democratic structures पे अटैक है। जितना भी हम democratization and governance को लड़के अपने हासिल किया, चाहे वो रोटेशन प्रिंसिपल हो, सीनियरिटी प्रिंसिपल हो, इलेक्टेड मेंबर्स हों, ये सारी चीज़ों के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक है, डेमोक्रेटिक स्पेसेस पे अटैक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को बदल के इस तरह से बांध दिया है। हमारे यहाँ फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर सिस्टम में कि लगातार छात्र एग्ज़ाम ही करते रहते हैं, सेंट्रलाइज बोर्ड एग्जाम की तरह चलता है, कोई समय नहीं सोचने का, बहस करने का। ये भी एक वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटी से बड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स आया। जब आपके यहाँ इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था तो हमारे लोग कैसे शामिल हो रहे थे इंडिविजुअल बेसिस पे, और हमने कोटा में भी रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन जो जिस तरह का छात्र डिस्कशन कॉलेजेस में डिस्कशन वगैरह होने चाहिए थे, उस तरह के नहीं हो पा रहे थे। एक तो हमारे ऊपर हमेशा हावी हो जाते थे स्टॉर्म ट्रूपर्स हर जगह, या आप अगर JNU की बात करेंगे जो आप एंटी नेशनल है, वहाँ भी एक डर का माहौल था, और ये सारा जो टीवी पे प्रोपेगेंडा। लेकिन और ज़्यादा लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग में इतनी कमी हो गई कि बजाय पढ़ने के, सोचने के, डिस्कस करने के, छात्र ज़्यादातर जाके घर बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ सिर्फ TV ऑन करके देखते रहते हैं। तो जो डमिंग डाउन हुआ है, और वो किस तरह का TV देखते हैं, अर्नब गोस्वामी हो, ये सब कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग तो चल रही थी, व्हाटएवर दे से लाइक इज गॉस्पेल ट्रूथ। तो जो डमिंग डाउन पूरी जनरेशन का हो गया हमारे यहाँ, वो भी एक वजह है कि इनको एक फर्टाइल ग्राउंड मिला कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें आपके ऊपर, जो प्रोपेगेंडा फेंका जा रहा है। द नेचुरल थिंग दैट यूनिवर्सिटी ट्रेन्स यू टू डू इज टू क्रिटिक एंड से क्वेश्चन इट, हाउ कैन यू बिलीव व्हाट यू से, हाउ कैन यू से दिस, व्हाट इज योर एविडेंस, ऑलराइट, व्हाट अबाउट द अदर साइड। ये सारा जो एक कल्चर था हमारा डिबेट का, क्रिटिकिंग का, इसको एकदम ख़त्म करने की जो एक साजिश है पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर द्वारा, सेमेस्टर सिस्टम द्वारा, एक जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए जो सारा कुछ अटैक हमारे ऊपर किया गया, ये सब हमारा चल ही रहा है और पूरी दुनिया में चल रहा है। यहाँ सिर्फ नहीं चल रहा है, अभी मेक्सिको में फायरिंग हुई है टीचर्स के ऊपर, और 22 टीचर्स शायद मारे गए, और जब सारे मतलब all other working sections have come together to protest, but this is what is going on across the world. You have millions of people on the street and no media is covering it, TV is not covering it. ये सारा चल रहा है, जिस तरह से कंट्रोल किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया, टेलीविजन, ये सारी चीज़ों को। ऑल्टरनेट मीडिया सिर्फ सोशल मीडिया में, वहाँ भी ट्रोल्स आपके पीछे पड़ जाते हैं सारा टाइम, और वहाँ भी बहुत सारे कर्व्स आते हैं। कितने सारे लोगों की फेसबुक प्रोफाइल डिलीट कर दी है फेसबुक ने, और उनकी पोस्ट नहीं आ पा रही है। ऑल दीज मेथड्स ऑफ कंट्रोल आ जाए, जो जूलियन असांज वगैरह के साथ हो रहा है, तो ये पूरा एनीथिंग टू डू विद एक्सपोजिंग द ट्रूथ, इस पर पूरा अटैक है। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि हिंदुस्तान में पूरा हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं उन्हें घुटने टेके हुए हैं इन पूंजीपति पॉलिसीज़ के सामने, और जितनी भी आपकी पॉलिसीज़, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का बिल आया हो, चाहे वो मजदूरों की राइट्स के ऊपर जितने सारे अटैक्स आए हैं, चाहे वो एजुकेशन पे अटैक्स आए, वो सारी चीज़ें उसी का एक हिस्सा है। किस तरह से लूट हो और अनब्राइडल लूट हो और कोई आवाज़ इसके खिलाफ ना उठे, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसमें ही दे हैव टू फेस, जो गुना तो फेस कर रहे हैं, डेली दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनका हालत ख़राब हुई है कि जो बैकलैश आ रहा है फाइनली वो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। दैट इज़ द वे फॉरवर्ड एंड ऑल ऑफ अस हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। नाउ एज फार एज द टॉपिक ऑफ द डे इज कंसर्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो I must admit I was not surprised of that actually asked, but I was reluctant, क्योंकि पहले भी लोगों ने मुझे बुलाया, ऐसा नहीं बुलाया, किसी ने बुलाया था कि मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है ठीक से, तो although we know we have no illusions, जो हो रहा है उसी को तो वो लोग उसमें एक लीगलाइज फॉर्म में ला के उसको हमारे ऊपर थोप देंगे through some bill or something that they will pass a new policy and they'll concretize, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना। तो उसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ के देखना है कि भाई जो हम सोच रहे हैं कि वो कह रहे हैं, क्या बातें वो कह रहे हैं, क्या भी अनफेयर, क्या हम उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो वी शुड एक्चुअली रीड इट एंड देन से कि भाई उन्होंने ये लिखा है और इसका ये मायने है। तो
एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे आई मीन आई बीन सो बिजी लास्ट 3 months 4 months being on the street almost every single day, even today from morning to night, saving jobs. I mean that's as simple as that. हमारी 5000 जॉब्स चली गई थी, उनको हमने वापस किया, 7000 लोग सड़क पे आ गए, अच्छे टीचर्स हम सड़क पे आ गए और हमने एवेल्युएशन बॉयकॉट नहीं किया, हमारा मिलिटेंट स्ट्रगल रहा और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा. इन दिस डे एंड एज सरकार को झुकाना इतना आसान नहीं है. तो दैट वाज समथिंग व्हिच वी कंसिडर अ बिट ऑफ एन अचीवमेंट, बट इट इज़ वेरी टेम्पररी. फिर से आएगा ऑन स्लॉट क्योंकि ये टीचर्स को रिप्लेस करने के लिए ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ला रहे हैं. स्मृति ईरानी रोल्ड अस, अब तो मैं मूक्स में बिजी होने वाली हूँ. 20% मूक्स अगर आएंगे तो 20% टीचर्स कहाँ जाएंगे, अगर 20% कोर्स आपका ये मूक मतलब आपको मूक करने की साजिश. और पूरी दुनिया में ये मूक्स जो है देख मैंने अटर फेलियर, लर्निंग आउटकम्स आर जीरो, नेगेटिव. लेकिन ये थोपना है क्योंकि वहाँ से आया है और ये करना ही है, पूरी दुनिया में करना है. एंड इट इज़ चीप to run, you don't need teachers, are expensive. Never mind that nobody learns anything. So formal education is being replaced by non-formal education increasingly, and that also of a low quality. You will see that distance education has also been affected very badly. Distance education जैसे IGNOU में they are really up in arms. I mean they are very upset क्योंकि उनके courses को वो choice based credit system में ज़बरदस्ती सब जगह same syllabus हो रहा है, same syllabus. यानी there's a central universities में which says syllabus UGC बनाएगी और सारे लोग उसी को पढ़ाएंगे. हमारा क्या काम है, हमारा कोई काम ही नहीं है. अगर सिलेबस भी नहीं बना सकते, घटिया सिलेबस हमारे ऊपर थोपे गए पिछले साल थ्रू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एंड देयर इज नो चॉइस एट ऑल फॉर द स्टूडेंट्स. एंड पूरा प्राइवेटाइजेशन का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का स्कीम है वो, क्योंकि उसमें आपको चॉइसेस तो मिलेंगी नहीं क्योंकि टीचर्स ही नहीं देंगे हमको. अगर टीचर्स और यू कांट ऑफर चॉइसेस. चॉइस आप कहाँ से लेंगे? अभी जो आया है कि आपको 2 सेमेस्टर फॉरेन यूनिवर्सिटी में करना है या 2 सेमेस्टर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना है, जिनको ये यूनिवर्सिटीज ऑफ इनोवेशन कहते हैं. वो इनोवेट करें और हम नहीं, हमको सिलेबस बनाना अलाउ नहीं. हाँ, तो आपके स्टूडेंट्स वहाँ जाके कुछ कोर्सेज करेंगे. आपके पास पैसा है तो आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा जिसमें 8 लाख का सेमेस्टर का शोखा में देना पड़ेगा आपको. और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके लिए भी है हमारे पास मेन्यू कार्ड में वो रेडीमेड जो होता है ना, दाल या जो भी है उसको उबाल लो और उसको खुद ही बना के, वो क्या है मूक्स कर लो, वो सस्ते में हो जाएगा. लेकिन डिग्री पे आपको उसका प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम और फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी नाम आ जाएगा, तो उससे आपको खुश हो जाना चाहिए. नेवर माइंड कि आपने कुछ सीखा ही नहीं. तो ये पूरा का पूरा जो प्लान है, अब आई डोंट वांट टू जस्ट say that you know this is what the plan. Let us see what they've said in the education policy. हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा कंटेंट खत्म करके, आई मीन फॉर एग्जांपल CBCS में हमारे आई डोंट नो एनी टू स्टडीड स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स में there is no paper of probability theory. Now that is an oxymoron. You can't have statistics without probability. You have commerce, BCom honors, right? Without any statistics and without any economics, zero economics, zero statistics. Then you have commerce without any economics. So as a result, the teachers of economics situated in the Department of Commerce are jobless. They are now waiting to be told either they will be transferred or they will be thrown out with 3 months notice because sorry, your paper is no longer being taught. In the political science, you do not have the freedom struggle, all right? Because I think certain people didn't participate in the freedom struggle at all. They want that whole chapter to be removed, and so on. And we've all heard that. All of you can give me examples. So this is Delhi University. It's supposed to be a premier university. You कहते हैं ग्लोबल रैंकिंग क्यों नहीं है? ग्लोबल रैंकिंग में हमें अभी बताया गया, आपके यहाँ से VC आए. पहले वाले VC तो हमसे बात ही नहीं करते थे, 5 साल 0 बात. ये वाले VC ने शुरू में बात किया, फिर लोहे की बंद हो गए, उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया. शुरू में ग्लोबल रैंकिंग में प्रेजेंटेशन हुआ, सम फैंसी प्लेस हैड कम एंड डन अ प्रेजेंटेशन US रैंकिंग्स के बारे में, कैसी होती है रैंकिंग्स. तो हमें बताया गया कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 2007 में, जब ये रैंकिंग शुरू हुई 2007 में, आपकी रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग 254 थी. नॉट वेरी गुड बिकॉज हमें तो पता है पहले से गड़बड़ चल रहा है सारा. 254 था. उस पर इंसिडेंटली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज वर एट द टॉप, एंड इन डेवलपमेंट स्टडीज वी रैंक 18. नोबडी कुड बिलीव 18th इन द वर्ल्ड. व्हाट डज दैट मीन? साइंसेज वर राइट एट द बॉटम. हालांकि साइंसेज को बड़ा हाइप दिया जाता है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, बट आजकल हमारे यहाँ सारे डिसीजन ये टेक्नोक्रेट्स ले रहे हैं. तो 254 से 8 साल के अंदर 2015 में हमारी ग्लोबल रैंकिंग हो गई 490, यानी राइट रॉक बॉटम. उसमें अलग अलग एरियाज बताए गए.
आपका रैंकिंग का 20% वेटेज दिया जाता है स्टूडेंट टीचर रेशो। हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो जबरदस्त गिरता चला गया। पॉलिसीज कौन बना रहा है? सरकार बना रहा है। वैसे ही हमारा खराब था। ऊपर से 2007 में आफ्टर गेटिंग अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ स्टूडेंट्स अंडर द ओबीसी कोटा 54% इंक्रीज इन स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, लेकिन कमेंसरेट इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ टीचर्स वाज नेवर गिवन। तो आपका वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो एकदम खराब हुआ। आज हमारे यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो में 21 टीचर्स फॉर 1 स्टूडेंट। It doesn't mean that 21 teachers have 1 student, means that a teacher has maybe 100 students because several teachers teach the same class. So 21:1 is considered a very bad student teacher ratio. Asian average is 13:1 and the global average is 12:1 and good universities have 8:1, 7:1 इस तरह का student teacher ratio होता है, which is considered a major indicator of quality. तो हमारे यहाँ उसको आधे टीचर्स निकाल के 40:1 करने वाले थे। वो तो गनीमत है। हमारे बाकी स्टेट्स में क्या हाल है? हमने मेट पीपल फ्रॉम द AIFACO एंड अदर स्टेट्स। ओवर गुजरात की यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में ग्लोबल रैंकिंग उनका स्टूडेंट टीचर रेशो अभी 1960s में दे हैड अबाउट 1500 स्टूडेंट्स एंड दे हैड 110 टीचर्स। दिस इज वेरी डिसेंट स्टूडेंट टीचर रेशो। टुडे दे हैव 2300 स्टूडेंट्स एंड दे हैव गेस हाउ मेनी टीचर्स? 17, including the temporary and the guest and everyone. 17. कहाँ से क्वालिटी आएगी? Then you are told कि आपकी ग्रेडिंग होगी, स्टूडेंट्स आपको ग्रेड करेंगे and as if you are responsible for all the ills that have been thrust on you. ना आप सिलेबस बना सकते हैं, ना आप एग्जामिनेशन सिस्टम तय कर सकते हैं। आप एग्जाम में जो नंबर देते हैं वो बाद में बढ़ा देते हैं। पूरे देश में हो रहा है छिपाने के लिए। हिमाचल में, असम में, everywhere I went, they told me, madam, the people we gave 0 to, they got an A+. So the point is that nobody should know that our intellectual ability is being destroyed. Okay, Delhi University में भी 90% सबको दे दो, 75 out of 75 everyone. Right. So this is what is going on, and some universities में तो 1000:1 इतना बुरा हाल है। तो 20% तो who's made that policy? जैसे हमारी रैंक गिरी, फिर और भी चीज़ें जिस तरह से रिसर्च डिस्ट्रॉय हुआ। एक अच्छी चीज़ थी जिसको हम लोग ये उल्टा कहते हैं। एक अच्छा इंडिकेटर था एम्प्लॉयर रेपुटेशन। एम्प्लॉयर रेपुटेशन मीन्स कि आपका स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करता है या पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल के जाता है, एम्प्लॉयर उसके बारे में क्या सोचता है। हमें दिनेश सिंह वगैरह बताते थे कि हमारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयबल है, बेकार है। नो, दैट इज वन ऑफ द बिग मिथ्स दैट दिस प्ले कि आर लर्निंग आउटकम्स आर सो पुअर दैट आवर स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। But the employer reputation was the best indicator out of all the indicators. It was 154 in the world, which is not bad. Whereas in student teacher ratio and all the other indicators, it was 600 plus RI. So one of the decent indicators was, and that is the result of despite all the problems, the teachers and the students working hard to maintain that environment, those academic standards, that kind of quality, which could then be reflected in your work as you get employed after whatever course you go and work there, you have a very decent reputation. So इस तरह की चीज़ जो है, we have to challenge them with the parameters that they thrust on us. They talk about global ranking, then we throw back global ranking on them. And it is this global ranking is also a big issue in this new education policy. So what is this new education policy? What is it saying? As I said, we've been just reading it together, and the number of people, and basically 8 chapter है इसमें, और पहले 4 chapter में सारा वो general stuff है, introduction है, और आफ्टर 5th चैप्टर फ्रॉम 5th चैप्टर गवर्नेंस पे है, फिर स्कूल एजुकेशन पे है, फिर हायर एजुकेशन पे है, फिर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन व्हिच आर दे थिंक आर डिजायरेबल, एंड देन यू हैव अ समरी ऑफ ऑल द रिकमेंडेशंस। इस तरह से इसको इन्होंने प्लेस किया है। इसका थ्रस्ट क्या आ रहा है पूरे? पहले तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें स्टेट ऑफ एजुकेशन के बारे में बताई हैं। स्टेट ऑफ एजुकेशन में जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट दे आर से कि अभी 92 लाख चिल्ड्रन remain out of school as per official records, और अगर इसमें हम ऐड करें जो ड्रॉप आउट्स हैं, तो the number of out of school children would easily be around 3 crores. Then there are many other things कि हमारे जो टारगेट था जेंडर और सोशल कैटेगरी गैप्स को रिड्यूस करने का, वो हमने अचीव नहीं किया। ये सब हमारे टारगेट्स थे। GDP में पहले 6% देना था, वो कभी नहीं दिया। 4.3% से ऊपर कभी नहीं हुआ, अभी 3.5% चल रहा है। ये सब उनकी फिगर्स हैं। फिर लिटरेसी रेट हमारा बढ़ा है फ्रॉम 47, इट वाज 12% in 1947, it's gone up to 74% in 2011.
और अभी 82.1% है मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट 65% है, लेकिन द लेवल इज वेल बिलो द वर्ल्ड एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 64%, एंड इंडिया करंटली हैज द लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। फिर और चीज़ें कहते हैं कि अभी जो लर्निंग आउटकम्स हैं 2014 में 20% children in class 2 could not recognize numbers from 1 to 9, 40% children in class 3 could not recognize numbers till 100, and so on and so forth। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। 2014 में 75% of children in class 3, over 50% in class 5, and over 25% in class 8 could not read texts meant for class 2। अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है ना, एंड सो ऑन। तो ये सारी और चीज़ें हैं कि अभी जो ये परसेंटेजेस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स, और उन्होंने बहुत सारी और इसमें चीज़ें कही हैं, सोशल डिस्पैरिटीज़ वगैरह वगैरह। अभी द 51% of the secondary schools and 58% of the higher secondary schools are privately managed. Regional disparities have only increased with the expansion of higher education. 63.9% in 2011-12, 63.9% of the total number of colleges are in the private sector। तो यानी कि expansion public funded institutions में relatively बहुत कम हुआ है, ज़्यादातर मैक्सिमम अभी 60% तक आपका हायर एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर रहा है। And issues of accessibility and enrollment have dramatically improved. How they have improved, I don't know, will not explain how. But quality बहुत खराब हो गया, and there is a secular decline, whatever that means. Secular decline in the overall quality of education. Now, employability is a big question mark, and global ranking हमें पहले 200 में भी नहीं मिल रही। This is a summary of what they say. ये problem है सारी। इस पूरे में उन्हें prescription क्या दिया? When they talk about say access, equity and quality, उन्होंने कहा लेकिन हम क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एक्सेस और इक्विटी पे सिर्फ क्वालिटी। क्वालिटी विदाउट लुकिंग एट हु इज बीइंग गिवन दैट क्वालिटी, राइट, इज रियली क्वाइट मीनिंगलेस। क्वालिटी जस्ट बाय इटसेल्फ एज एन इंडिकेटर विदाउट लुकिंग पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है किसी, दैट्स वन। द सेकंड थिंग इज कि इनपुट और आउटपुट, पहले हम इनपुट बेस्ड स्टडी करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फंडिंग क्या है। अब हम इनपुट बेस नहीं करेंगे, हम आउटपुट बेस करेंगे। परफॉर्मेंस क्या है ना, रिजल्ट क्या है, और जो भी प्रेजेंटेशंस आपसे करवाए जाते हैं या जो भी आपको इज द यू नो शोन एज योर अचीवमेंट, वो क्या है, रादर दैन इनपुट क्या है। इसमें जो इनके दो तरह के बिफोर आई हैव टू टेक यू सम ऑफ द थिंग्स दैट दे आर सजेस्टिंग हियर। वन थिंग दैट इज वेरी क्लियर, पूरी स्टडी में कहीं इन्होंने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए अलग से कोई स्टडी नहीं किया है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं दिए हैं, कोई फिगर्स नहीं दिए, जबकि इवन इन समथिंग व्हिच वाज लाइक द जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट जो 2005 में, एंड देन दे डन इट प्रेडोमिनेंटली टू सी व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मुस्लिम्स इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। They did a detailed study on the SC, ST, OBC, all the different groups and the Muslims, and extensive drafts of all situations, कितनी drop out rate at elementary level, drop out rate at primary level, secondary level, क्या उनके बाद जो how long they have been able to survive in this, what is the percentage of those in higher education. At every level they have given separate graphs, and they found SC, STs and Muslims almost at the same level and very very much lower than the upper caste. तो इस तरह का उन्होंने स्टडी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कोई रिकग्निशन ही नहीं है कि देयर इज एनी डिफरेंस इन एक्सेसिबिलिटी फॉर दिस एंड द काइंड ऑफ जिस तरह का उनको सामना करना पड़ रहा है सिचुएशन का, चाहे वो एंटरिंग स्कूल्स या ड्रॉपिंग आउट या डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी चीज़ का इसमें कोई भी जरूर नहीं है, ना रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई इसमें डिस्कशन, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। थोड़ा बहुत जेंडर के बारे में बोल रहे हैं, बाकी द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स of India don't exist for them. Now, what is the kind of solution that they are talking about? School education में क्योंकि situation इतना खराब है, उसका एकमात्र जो culprit है, जो delinquent है, वो एक टीचर। राइट, टीचर को सीधा करो, टीचर के ऊपर CCTV कैमरा लगाओ, टीचर को के ऊपर मॉनिटरिंग करो, उसकी बायोमेट्रिक लगाओ और उसकी ग्रेडिंग करो, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखो। ये नहीं कि फिर टीचर ही कहाँ है, किसको आप कर रहे हैं, वेयर आर द टीचर्स, राइट। सो दैट इज द थिंग कि पूरा ये जो सिस्टम है, एंड एम्पावर करो किसको, हेडमास्टर को एम्पावर करो। कोई जो ऑटोनॉमी में जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस है, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में होना चाहिए, जो डायलॉग होना चाहिए, जो एम्पावरमेंट होना चाहिए सारी पूरी कम्युनिटी का,
एंड पर्टिकुलरली टीचर्स का, उसके बारे में कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं है। इसी तरह से जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, मोर एंड मोर एम्फेसिस इज ऑन स्किल डेवलपमेंट both at the school and the college level. अब ये skill development has become a euphemism for ensuring that your caste-based occupations continue. Read along with the new laws on child labor. आपके बच्चे को 14 साल से कम है तो अपनी फैमिली के प्रोफेशन में उसको हिस्सा लिए जाना चाहिए, should be allowed. And 14 से 18 का जो एज ग्रुप है उसमें जो डेंजरस ऑक्यूपेशन हैं उसमें आपकी 83 की लिस्ट कट के 3 हो गई है। यानी कि आप डेंजरस ऑक्यूपेशन में भी, हैजर्डस ऑक्यूपेशन में भी बच्चों को भेज देंगे। और बच्चे मतलब देयर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडर 14 and 14 to 18, whereas under 18 is called a child everywhere in the world, is referred to as a child. बट ये एडोलेसेंस में और चिल्ड्रन में फ़र्क करके इसको और ज़्यादा इनको उस तरफ भेजने की कोशिश है। और जो भी अगर स्कूल का कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, अगर ड्रॉप आउट हो रहा है, किसी वजह से तक प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वर्किंग चिल्ड्रन। वर्किंग चिल्ड्रन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, उनके लिए हम ओपन स्कूल्स खोल देंगे, वहाँ पे जगह बना लेंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन ओपन स्कूल से कंप्लीट कर ले। यानी कि क्वालिटी की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोर एंड मोर उनको आप उस तरह का स्किल डेवलपमेंट में एम्फेसिस दे के और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अर्ली एज से आप एम्फेसिस नहीं दे के, यू आर इंश्योरिंग दैट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी हाफ लिटरेट, हाफ एजुकेटेड एंड दे विल प्रोवाइड चीप लेबर, विच इज़ द रियल thrust behind the entire policy. Cheap labor for the international capital which is coming to set up their shops here. उनको एक तरह का आज चाहिए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ क्लर्क्स चाहिए थे और ब्यूरोक्रेट्स चाहिए थे अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए। आज आपको चीप लेबर चाहिए, टेक्निकल स्किल्स थोड़े से हो जाए और आप सवाल ना पूछें सैलरी के बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में, कोई भी चीज़ में आप सवाल ना पूछें एंड यू आर जस्ट यूटिलाइज्ड एज चीप लेबर। तो ये पूरा एम्फेसिस वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह से कॉलेजेस में भी, हायर एजुकेशन में भी पूरा एम्फेसिस इस पे है, स्किल डेवलपमेंट पे। अभी आप देखेंगे CBCS में हमारे जो कंटेंट होता था पूरा एजुकेशन जो क्वालिटी था, मैंने अभी आपको बताया, आपके 19 पेपर से घटा के आपको 14 कंपल्सरी पेपर्स करनी है, वो और कम होंगे, 1 कंपल्सरी पेपर पर सेमेस्टर की एक्चुअल क्वालिटी, ओनली 1। बाकी सारा बास्केट ऑफ चॉइसेस, कैफेटेरिया कुछ भी कर लो, यहाँ से ये ले लो, वहाँ से वो ले लो, गुलाब जामुन ले लो, टमाटो सॉस ले लो, मिला के खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो द होल पॉइंट ऑफ अ होलसम सिलेबस which is has certain ingredients which are essential for you to study and understand a discipline, वो सारा आपको आप not interested in that. Instead of that, you're bringing in these skill development courses. Everybody in our university is scribbling about it. कि क्या skill development के आगे आ गया है, more and more practical things. जो जनरेशन ऑलरेडी काफ़ी कंप्यूटर साथी है उसको ज़बरदस्ती सारा टाइम प्रैक्टिकल ही कराते रहेंगे और कोई सोचने का समय नहीं दे रहे हैं, कुछ पढ़ने का समय नहीं दे रहे हैं, कुछ डिस्कस करने का समय नहीं दे रहे हैं। ये वहाँ पे पूरा एम्फेसिस है। और अगेन वहाँ पे टीचर्स को कम करो, टीचर्स के ऊपर निगरानी रखो, उनको कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाओ, उनका डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टिसिपेशन कम कर दो, कंपोनेंट कम कर दो। और स्टूडेंट मूवमेंट से तो उनको बेहद डर है, एंड ये सिर्फ इनको ही नहीं, पूरी दुनिया में सबको डर है। अगर यूरोप में आज तक आप न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के खिलाफ लड़के थोड़ा बहुत आपने कंट्रोल किया है कि फ़ी हाइक जो होने वाला था एंड कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा था एजुकेशन का, स्टूडेंट्स वर आउट इन मिलियंस ऑन द स्ट्रीट्स एंड उसको रोका गया। अमेरिका में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आफ्टर द वियतनाम वॉर दे ब्रॉट इन द सेमेस्टर सिस्टम एंड दे ब्रॉट इन ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस बिकॉज ऑफ विच नो मूवमेंट कैन बी सस्टेन अगेंस्ट एनीथिंग, अगेंस्ट वेदर इट इज इराक वॉर, वेदर इट इज Afghan war or anything like that, or even the Occupy movement, Wall Street Occupy movement वगैरह में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि बच्चे लोन वापस लेने में लगे हुए हैं। और लोन अगर बच्चे नहीं, उनके माँ बाप भी अभी तक अपने लोन नहीं वापस दे पाए हैं। एंड द इंटरनेशनल द डेट क्राइसिस देयर एज द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टूडेंट लोन्स व्हिच दे नॉट एबल टू पे। हमारे यहाँ भी जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो है कि आप स्कूल्स को फंड नहीं करके आप, हाँ स्कूलों में क्या जवाब है इनका, नेवर माइंड की एक्सेसिबिलिटी नहीं, वो सब उन्होंने किया जाए, एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और क्या करना है इसके, जिसके जवाब में आपको और ज़्यादा इनएक्सेसिबल करना है, क्योंकि जितने स्कूल्स हैं उनको आप मर्ज करके, दे कॉल इट कंसोलिडेशन, रैशनलाइजेशन, दैट इज मर्जिंग। राजस्थान के बारे में आपने सुना होगा, गुजरात में सुना होगा, मर्जिंग ऑफ दी स्कूल्स, क्योंकि इतने बच्चे आ नहीं रहे, उनको मर्ज करके एक ही जगह पढ़ा दो और जो बिल्डिंग वगैरह तैयार करके रखी थी उसको NGO को दे दो दूसरे काम को। तो आप देश की जनता की जो पूंजी है, जो सरकार की जेब में उसका जो रेवेन्यू है, वो लेके आप ये प्राइवेट बॉडीज़ को पकड़ा रहे हैं, ज़मीन, बिल्डिंग,
आप आते थे से फॉर एग्जाम्पल अपने गांव में उनका अगर स्कूल है या डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है तो उनको कहीं और जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है? क्या ये हमारी महिलाओं के ऊपर, फीमेल चिल्ड्रन, उनके ऊपर क्या ये एकदम प्रहार नहीं होगा कि और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कहीं दूर जाना? क्या माँ बाप उनके भेजेंगे? और बजाय कि इनको इम्प्रूव करने के, वहाँ टीचर देने के, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने के ताकि बच्चे वहाँ जाएँ, और जब इतनी बेरोजगारी है देन व्हाई डोंट यू फिल अप द पोस्ट, व्हाई डोंट यू अपॉइंट टीचर्स व्हेन देयर आर पीपल वेटिंग टू लुक फॉर जॉब्स? तो ये एकदम बोगस आर्गूमेंट है कि उसको और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हम कर देंगे तभी हमको क्वालिटी मिलेगी। इसी तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बजाय के इंस्टीट्यूशंस को फंड करें, आप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देंगे, और वो स्कॉलरशिप्स का जो पैसा वो किसकी जेब में जाएगा? वो प्राइवेटली ओन जो मैनेजमेंट है उनकी जेबों में जाएगा, वो इंस्टीट्यूशन को नहीं जाएगा। फिर आप एक्रेडिटेशन करेंगे, आप ग्रेड करेंगे, वहाँ पे भी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की फिलॉसफी है, बजाय कि एक कॉमन एजुकेशन आपको जहाँ पे सबके लिए आपको क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, आप एक्रेडिट करेंगे। और जहाँ पे आप वैसी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया बवाना में और भगिनी निवेदिता कॉलेज खैर में और कई जगह, और उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, उनका आप कम ग्रेड करके, बजाय देखने की कि वो क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेजेस फुलफिल कर रहे हैं, वो सब नहीं देखेंगे। आपका एक पैरामीटर होगा सबके लिए, और आप कहेंगे आपने इतनी सारी PhD पूरी की, आपके रिजल्ट्स क्या हैं, आपका ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए कि नहीं आए, ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेंज थिंग्स, एंड देयरफॉर आई गिव यू ग्रेड C, आई गिव यू ग्रेड C, आपका फंड कटेगा जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे। तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज दे फेस बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज, और बिकॉज दे मे बी केटरिंग टू अ पॉपुलेशन विच इज इन अ रूरल एरिया और विच इज इन अ बैकवर्ड एरिया, उनको और ज़्यादा उनके पैर काट के उनको पूरी तरह से ख़त्म करने का आपका प्लान है। और फिर वहाँ पे आप उनको क्या कहते हैं, ये जो कम्युनिटी कॉलेजेस, ऑलरेडी हमारे कुछ कॉलेजेस को फरमान आ गया कि आप कम्युनिटी कॉलेज बन जाएंगे, और कम्युनिटी कॉलेजेस आर दोज कॉलेजेस इन द US वे यू हैव मतलब लोकल पॉपुलेशन को केटर करने के लिए बेसिकली स्किल डेवलपमेंट वहाँ पे होता है, दे बिकम लाइक पॉलिटेक्निक्स, वहाँ पे आपकी जो डिसिप्लिन्स का जो इंटेलेक्चुअल स्टडी होता है वो सब आपका नहीं होता, तो दैट यू रिमेन एट अ सर्टेन लेवल, उसके ऊपर आप राइज नहीं कर सकते हैं कि क्विकली आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो। सो दिस इज़ व्हाट द होल गेम प्लान इज फ्रेंड्स, और इसको सफल बनाने के लिए ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज अ बिग प्रॉब्लम। उसकी वजह से जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, डिस्ट्रप्शन हो जाता है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कर्टेल करना चाहिए, और ख़ासतौर से वो पॉलिटिकल ग्रुप स्टूडेंट्स के जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, और या फिर जो किसी कास्ट के नाम पे हैं या कम्युनिटी के नाम पे हैं, वी नो व्हाट दे हिटिंग अगेंस्ट, जो अपने कास्ट के शैकल्स को फेंकने के लिए अगर आपके ग्रुप्स बने हैं, उस क्वेश्चन को सामने रखने के लिए जो ग्रुप्स बने हैं, उन्हीं को आप खत्म कर दें ताकि वो हेजेमनी आपकी चलती रहे। This is basically what the whole policy is about, and I may have left out a few points here and there, but basically जो हम देख रहे हैं, जो हो रहा है इतने सालों से, उसी चीज़ को कंसोलिडेट करने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका सही नाम होना चाहिए न्यू एक्सक्लूशन पॉलिसी जो बनी है, वो दैट इज योर NEP, and we have to then expose it as much as possible to people, even people who don't otherwise agree with us. They think they don't agree with us ideologically. We have to take it to them to say that, is it your case that your children should not have education in the future? If that, I don't think anybody can agree with that. So that is where we have to give our thrust, and you have to speak in a language which everybody understands and recognizes and internalizes and makes it their own struggle. So basically that is what I would like to say to you.